हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर। मेरा नाम है निखिल और आज हम पढ़ेंगे वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको आउटलाइन बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है हमको। व्हाट वी विल रीड टुडे इन टुडेज लेक्चर। देखो, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वैदिक और लेटर वैदिक एज की, वो शुरू होती है आर्यंस के आने से। जब आर्यंस भारत में एंटर करे तब से हमारा वैदिक टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन ये है, जो वैदिक एज है, हमारी चैप्टर हमारा वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। तो जो वैदिक एज है वो शुरू होती है 1500 BC से और चलती है 1000 BC तक। ठीक है, ये तो हो गया वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज का क्या है? तो लेटर वैदिक एज जो है वो शुरू होती है 1000 BC से 600 BC तक। ये दो टाइमलाइन है हमारी, इसको याद रखिएगा। देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैदिक एज जो है 1500 BC से शुरू हो रही है हमारी, और इसके पहले जो हिस्ट्री थी ना हमारी, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो 1750 BC पे खत्म हो जाती है। किस पे? 1750 BC पे। तो इसके बीच का ये 250 साल का जो गैप है ना इंडियन हिस्ट्री में, ये हमको नहीं पता। हमको क्या पता है? वैदिक एज है, और वैदिक एज स्टार्ट हो रही है 1500 BC से। किसके? आर्यंस के भारत में एंटर करने से। जब आर्यंस भारत में एंटर करे तो हमारी वैदिक एज स्टार्ट हो गई। यहां तक क्लियर है? ओके। तो भाई अब आ जाते हैं आर्यंस थे कौन। ये तो हमें समझ में आ गया कि वैदिक और लेटर वैदिक एज है क्या। अब बात की जाए आर्यंस की। आप सबने आर्यंस के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आर्यंस से रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले आर्यंस जो शब्द है ना, आर्यंस को लेके आपने काफी कुछ सुना होगा। एक विक्की डोनर मूवी आई थी, विक्की डोनर में भी आर्यंस को लेके चर्चा हुई है काफी। उसको जो आर्यंस का ही स्पर्म ढूंढ रहा रहता है, जो इसमें एक डॉक्टर रहता है। ठीक है, उसके अलावा आर्यंस की हिस्ट्री फेमस है या इनफेमस है आप हिटलर से रिलेटेड। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 को फॉलो किया होगा तो आर्यंस ने जूस को, हिटलर ने जूस को मारा था, क्या बोल के कि आर्यन जो रेस है, आर्यन रेस सबसे सुपीरियर है और बाकी सब उसके आगे कुछ नहीं है, तो दुनिया पर राज करने का अधिकार सिर्फ आर्यंस को है। ऐसा कह के उसने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आप ये देखो, आर्यंस नाम आपको हिस्ट्री में भी काफी कुछ सुनने मिला है पहले भी, है ना। हिटलर के बारे में जिसने भी सुना उसने आर्यन नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो आर्यन थे कौन? तो इस चैप्टर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आर्यन ये थे कौन एक्चुअली। ओके, और ये इंडिया कहां से आए, इंडिया में एंटर कैसे हुए, आर्यंस थे कौन और आर्यंस की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है ना, वो क्लोजली रिलेटेड है आर्यंस की हिस्ट्री से। ओके, और जो हमारा ऋग्वेदिक टाइम भी है वो आर्यंस के आने से स्टार्ट होता है। आर्यंस नहीं, हमारे सारे जो वेद हैं, हमारे 4 जो वेद हैं जिनके बारे में हम काफ़ी बातें करते हैं, जो हिंदू धर्म की एक नींव है, वो भी आर्यंस के द्वारा ही रखी गई है। तो आर्यंस एक हमारे इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे आज इन ग्रेट डिटेल। हु आर आर्यंस, हाउ दे एंटर्ड इंडिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे हमारे फेमस वर्ण सिस्टम पे। वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम को लेके भी आपने काफी कुछ सुना होगा, मोटी मोटी बातें सुनी होंगी कि जैसे आपको पता होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का आपको ये 4 वर्ण पता होंगे। पर आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली वर्ण सिस्टम आया कहां से। ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था वर्ण सिस्टम का। ओके, और
वर्ण सिस्टम है ना, दो अलग अलग एज में, वैदिक और लेटर वैदिक एज में चेंज हुआ है। तो वैदिक एज में क्या था वर्ण सिस्टम और लेटर वैदिक एज में क्या था, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमारा बेसिस क्या है वर्ण सिस्टम जो था, इसमें आपने क्लासीफाई करा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, तो किस बेसिस पे क्लासीफाई करा आपने, वो भी हम देखेंगे आज कि बेसिस क्या था। ओके, आर्यंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर जो तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वैदिक लिटरेचर को लेके, कि भाई आर्यंस इंडिया में एंटर हुए तो उन्होंने हमारे वैदिक लिटरेचर जो हमारे 4 वेद हैं उनको लिखा, ठीक है। तो वो क्या थे 4 वेद, उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो आज का इंडियन टाइम है, आज जो आप देखोगे वेदों के बारे में बहुत चर्चा होती है, हर चीज को वेदों से जोड़ा जा रहा है। जो भी अनपढ़, जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसने कभी ऋग्वेद का नाम भी नहीं सुना होगा, वो आप देखोगे कि ज्ञान देने लगते हैं ऋग्वेद को लेके या अदर वेद को लेके। माहौल ही ऐसा चल रहा है, ठीक है। जो विजिलेंटिज्म है बढ़ गया है, आपने देखा होगा कि गौ हत्या या गौ तस्करी, जिसको लेके लोग कानून अपने हाथ में ले लगे हैं, क्या बोल के, किसका सहारा लेके, ऋग्वेद का सहारा लेके, भाई ऋग्वेद में ऐसा बोला है। तो ये सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो आजकल चल रहा है ना, आज इसके बारे में आपको क्लैरिफाई करूंगा कि है क्या, क्योंकि वेदों में इस तरीके से नहीं लिखा है जिस तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वेदों की भी छवि खराब करने की कोशिश होती है। जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऋग्वेद या हमारे जो 4 वेद है ना और उसके बाद उपनिषद, उसको बहुत ही सम्मान से देखते हैं। और अगर ये सब इंसिडेंट्स होते हैं जो आजकल चल रहे हैं, जो आप देखोगे लोग जिनको लेके, जो वेदों को लेके कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि इमेज खराब होती है इन वेदा की हमारे। तो इस बारे में भी आज हम देखेंगे कि एक्चुअली वैदिक लिटरेचर है क्या और कैसे आजकल के लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो ये हो गया वैदिक लिटरेचर के बारे में। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आएगा चैप्टर का, वो आएगा कि हमारे जो वैदिक टाइम्स था, वैदिक और लेटर वैदिक टाइम। वैदिक टाइम मतलब कि कौन सा वाला बताया मैंने, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ये था हमारा वैदिक टाइम। तो वैदिक टाइम पर हमारी सोशल लाइफ क्या थी, हमारी सोसाइटी क्या थी, ये देखेंगे। ओके, और लेटर वैदिक टाइम में भी हमारी सोशल लाइफ क्या थी, सोशल कंडीशंस क्या थी, वो देखेंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखो बच्चों, क्या है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है और अगर आप चाहते हो एंशिएंट हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगे ना, तो उसके लिए ना आपको 4 चीज़ों को समझना पड़ेगा, या आप किसी भी टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। 4 पार्ट कौन से, एक तो सोशल लाइफ, ठीक है। सेकंड है इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। थर्ड है पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल स्फीयर में आपको देखना पड़ेगा चीजों को, और फोर्थ है कल्चरल पार्ट। अभी मैं समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो क्या है, आज आप सोसाइटी को देखते हो, जो सोसाइटी ने आज आपको दिया है, जैसे आप सोसाइटी में आप रह रहे हो तो आज हारमोनी, हम पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जो आपकी जो सोशल लाइफ है, अलग अलग लोगों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ना चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो कि एक्चुअली में चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि आज जो आपके साथ, जैसे आज आप अच्छे से रह रहे हो, आप मिल बांट के रह रहे हो, या आज आप जाते हो दोस्तों के साथ घूमते हो फिरते हो, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में नाइट लाइफ का कल्चर आ गया है कि भाई रात में घूम रहे हैं। तो क्या आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये जो आज एक्टिविटीज़ हम सोशल स्फीयर में कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आज हम हैंग आउट करने के लिए वैकेशन पे चले जाते हैं दोस्तों के साथ, कहीं भी आना जाना है तो बहुत इजीली हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। तो ये सारी आपकी सोशल लाइफ है। क्या आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो आपकी सोशल लाइफ है हमेशा से ऐसी रही है, या कभी आपकी ये सोशल लाइफ कुछ और भी रही होगी। हर स्फीयर में आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनानी है। क्योंकि क्या है, आज जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, और जो पुरानी चीज़ें हो चुकी है उसमें काफ़ी अंतर है। तो अगर उस अंतर को आपको समझना है ना,
तो आपको जो आज का टाइम चल रहा है उसको पिछले टाइम से समझना पड़ेगा। जैसे जो आज आपकी सोशल लाइफ है, आज मैंने जैसे आपको बोला कि आज आपका कल्चर क्या है, आज आपकी सोशल लाइफ है रात में दोस्तों के साथ घूमने जाने की। तो अब आज की सोशल लाइफ को जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा 1500 BC, 1500 BC के आसपास की चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो उस 1500 BC के आसपास की चीज़ों को आपको रिलेट करना पड़ेगा सोशल लाइफ से कि यार 1500 BC के आसपास जब आर्यंस भारत आए थे तब उनकी सोशल लाइफ क्या रही होगी। समझ रहे हो? तो अगर आपको आज अपनी सोशल लाइफ के बारे में पता है या आपको इन जनरल इंडियन सोशल लाइफ के बारे में अगर आज पता है, जैसे आपने देखा होगा एक और इंसिडेंस अभी हुआ कि भाई बिल्किस बानो, नाम सुना है बिल्किस बानो का, गुजरात दंगों में जिसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके कुछ परिवार वालों को मार भी दिया गया था। तो ये देखो आज जो ये इंसिडेंस जिन लोगों ने करा था उनको अभी कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ बेवकूफ़ लोगों ने उनका माला के साथ स्वागत करा। तो आप सोशल लाइफ को ये देखो कि आप वुमेन की स्थिति क्या है आज के टाइम में। लोग गैंग रेप के बाद भी लोगों को छोड़ दे रहे हैं, वो छूट गए ना, जो भी एविडेंस रहा हो वो नहीं पता, पर एक मोटा मोटा इससे समझ आ रहा है कि यार ये देखो इतने बड़ा क्राइम करने के बाद भी वो छूटे और लोगों ने माला के साथ स्वागत करा। तो आप ये देखो वुमेन की स्थिति आज के टाइम पे क्या है, और इस चीज़ को आप रिलेट करो उस टाइम की सोशल लाइफ से। जो सोशल लाइफ 1500 BC आज से 3500 साल पहले रही होगी, तो उस कंडीशन आज की कंडीशन को अगर आप इस कंडीशन के साथ रिलेट करोगे ना तो चीज़ें आपको बहुत ईजी हो जाएंगी एंशिएंट हिस्ट्री में और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको इंटरेस्टिंग बनानी है तो तरीका भी यही है, मैं भी आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा जो आज की चीज़ें चल रही हैं उससे आपको पुरानी चीज़ें रिलेट करवा पाऊँ। ओके, और आप भी जब इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ोगे या किसी भी तरीके से आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इस रिलेशन के साथ पढ़ना कि आज की सोशल लाइफ को हम पुरानी सोशल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वैदिक या लेटर वैदिक एज में नहीं, आप इसको हड़प्पन एज में भी कोशिश करना कि हड़प्पन एज में भी जो आपकी सोशल लाइफ रही होगी उसको आप आज से कैसे रिलेट कर रहे हो। ओके, हड़प्पा के बाद आपका मौर्यास जो आ रहे हैं, इसके बाद जो मौर्य आएंगे, गुप्ता आएंगे, हर्षा आएगा, इन सभी को आप ना कोशिश करना इससे कनेक्ट कर पाओ जो उस टाइम की सोशल कंडीशन रही हैं या उस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशन रही होंगी और आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके बीच में आप सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के रूप में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, इससे ये रहेगा कि चीज़ें ना आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ये वाली बात आप बहुत अच्छे से याद रखना एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो आज आप चीज़ें देख रहे हो ना, जो आज आप पॉलिटिकल बाउंड्री देख रहे हो, जो आज आप इंडिया को देख रहे हो या जो आज आप अदर देशों को देख रहे हो, वो पहले ऐसे नहीं थे। 3500 साल पहले, 3000 साल पहले, 2500 साल पहले ये सब ऐसा नहीं था, सब कुछ अलग था। तो आपको ना उस स्फीयर में आके मतलब आपको अपने दिमाग को बैक टू 3000 साल पीछे ले जाके चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि यार क्या चल रहा होगा, और फिर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे, उस ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाओगे। जैसे मैंने आपको कोई कल्चरल एस्पेक्ट बताया कि कोई कल्चरल चीज़ बताई, जैसे हड़प्पा में सील्स थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स बनाते थे, वो जो ठप्पा लगाते हो ना आप सील्स से, वो सील्स बनाते थे अलग अलग शेप की। तो उस सील की अगर आपको ब्यूटी समझनी है तो आपको 3000 साल पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि यार उस समय क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, उस समय लोगों ने इतनी सुंदर सील कैसे बना दी होगी। और आज के ज़माने में आप नॉर्मल मार्केट में जाना और नॉर्मल सील्स को उठा के देखना, जो आपकी सील वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी काफ़ी यूज़ होती हैं सील, उन सील को और इन सील को आप कंपेयर करके देखना, तो 3000 साल पहले की टेक्नोलॉजी की जो ब्यूटी है आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? तो मुद्दे की बात यह है एक सेकेंड, तो मुद्दे की बात यह है कि आपको चीजें ना आज के ज़माने में नहीं सोचना है, आपको ना पीछे जाके सोचना है चीज़ों को एंशिएंट हिस्ट्री में, और उस तरीके से ही पढ़ना है और चीज़ों को उसी तरीके से रिलेट करना है। सोशल लाइफ को भी पीछे जाकर रिलेट करना है जो आज की लाइफ है, ऐसे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी सेम चीज़ है, पॉलिटिकल लाइफ को लेकर भी सेम चीज़ है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब कि भाई आज के ज़माने में जो हमारी इकोनॉमी है वो आप देखोगे डिजिटल होती जा रही है। हर चीज़ आप कहीं भी जाते हो आप क्या करते हो, पेटीएम, फ़ोन पे ये करके पैसे दे देते हो, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा यार पुराने ज़माने में क्या चलता होगा, 3000 साल पहले तो फ़ोन पे पेटीएम चलते नहीं थे, तो वो लोग अपने ट्रांजैक्शन कैसे करते होंगे, वो लोग जो है ट्रेड कैसे करते होंगे, ट्रेड करते भी होंगे कि नहीं करते होंगे,
समझ रहे हो? ये सारे क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, तब आप उसके आंसर खोजने की कोशिश करोगे। और जब आप आंसर खोजने की कोशिश करोगे ना, तो ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। फिर आप जो हमारे इंडिया की जो बहुत प्राचीन प्राचीन जगह है ना, वहां जाओगे तो उस जगह की आप ब्यूटी समझ पाओगे। आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं, पता, अपन बोलते ना मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सच में मेरा भारत महान है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ते हो ना और चीज़ों को समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि सच में यार, यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। कि यार 3000 साल पहले जो हमने कर दिया ना, वो आज भी एक मिसाल है लोगों के लिए। जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं 3000-2000 साल पहले, आज भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा है। तो यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तो एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए आपके सिलेबस में भी रखाया गया, इट इज़ द वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि आपको चीज़ें रिलेट करनी है। और 4 स्फीयर, सोशल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर और कल्चरल स्फीयर। कल्चरल स्फीयर बोले तो पॉलिटिकल स्फीयर मतलब कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या रही होंगी पहले की। जैसे मैंने बताया, आज जो इंडिया है वो पहले इंडिया नहीं था, ठीक है। तो 1500 BC में आपको देखना पड़ेगा कि 1500 BC में जैसे मैंने आर्यंस बोला, तो आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ क्या रही होगी भाई? क्या वो डेमोक्रेसी रही होगी उस समय पे, या डिक्टेटरशिप रही होगी, या इनको गवर्न कौन करता होगा आर्यंस को? और इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या रहा होगा, मौर्य के टाइम पे पॉलिटिकल लाइफ क्या रही होगी भाई? एक राजा है तो क्या राजा की हर बात मानी जाती होगी? क्या कोई कानून होगा उस समय पे? या आर्यंस के टाइम पर कोई कानून होगा, या जिसने जो बोल दिया सिर्फ वही होता होगा? कोई एक सिस्टम होगा जिससे प्रजा के ऊपर जो राज कर रहे हैं राजा अच्छे से राज कर पाए या बुरे तरीके से, किसी भी तरीके से राज कर पाए? तो क्या एक सिस्टम के तहत राज करते होंगे वो, या अपने मन के मुताबिक राज करते होंगे? इस तरीके से आपको आंसर पूछने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और फायदा इसका ये होगा कि अब अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़ें। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। एक बात याद रखना, जो आपका सिलेबस है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब इंटर रिलेटेड है। कोई किसी भी सब्जेक्ट को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो। ओके, तो इससे आपको मदद मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका तरीका, किस तरीके से आपको एंशिएंट हिस्ट्री को अप्रोच करना है। ओके, आ जाओ। तो इस चैप्टर के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम आर्यंस के बारे में देखेंगे। आर्यंस थे कौन और आर्यंस आए कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आर्यंस आए कहाँ से, उसके बाद हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि आर्यंस थे कौन, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आर्यंस थे कौन, आए कहाँ से छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्यंस आए कहाँ से, आर्यंस का माइग्रेशन। ठीक है भाई, आर्यंस के माइग्रेशन को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज है। आप ये देखोगे, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो ना, तो आपको वंस इन अ वाइल ये न्यूज़ मिल ही जाएगी। कोई बोलता है आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। कोई बोलता है आर्यंस आर्कटिक एरिया से आए हैं, कोई बोलता है आर्यंस तिब्बत एरिया से आए हैं। और इस बात को लेके लोग हमेशा हिस्टोरिकल सर्कल में लड़ते ही रहते हैं और कंट्रोवर्सी का पॉइंट बने हुआ है कि आए कहाँ से हैं। पर हम क्या देखेंगे आज, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी देखेंगे आर्यन माइग्रेशन की। मतलब बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस जिस थ्योरी पे एग्री करते हैं वो थ्योरी है आर्यंस का माइग्रेशन वाया सेंट्रल एशिया। तो ये थ्योरी जो है कि आर्यंस आए हैं भारत में सेंट्रल एशिया के थ्रू, ये बोली है मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है मैक्स मुलर साहब। उन्होंने बोला कि आर्यंस इंडिया सेंट्रल एशिया के थ्रू आए हैं। बताता हूँ आपको क्या है, क्या चल रहा है, एक मिनट। देखो, पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप बताता हूँ क्या है। वर्ल्ड मैप में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो 5 कंट्रीज से मिलके बनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी उसमें जो है ये कजाकिस्तान, ये जो कंट्री है
ये है काजाकिस्तान। अगर आपको मैप क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ ये समझो कि ये कंट्री का नाम है काजाकिस्तान, ठीक है। उसके अराउंड ये 4 छोटी छोटी कंट्री हैं, 1 2 3 4, ये 4 अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज से आर्यन का माइग्रेशन, मतलब आर्यंस जो हैं वो भारत आने की जो शुरुआत हुई है, यात्रा की जो शुरुआत हुई है, वो इन कंट्रीज से हुई है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हुई है, ठीक है। क्या था ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, मेनली काजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को हमने बोला स्टेपी। ये एरिया में स्टेपी ग्रासलैंड है। कौन से? ये आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, स्टेपी क्या है। स्टेपी ग्रासलैंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड है मतलब कि घास ज़्यादा है यहाँ पे। ये ग्रासलैंड एरिया है स्टेपी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक फील्ड दिखाई गई है आपको जहाँ घास ही घास, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ घास दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा सीनरी रहती है स्टेपीज़ में, ठीक है। तो स्टेपीज़ को अपन क्या बोलते हैं? एक और क्वेश्चन है आपको ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, व्हीट बॉल, क्या? गेहूं का कटोरा। अर्थ का गेहूं का कटोरा है ये स्टेपी। आपको पता है, जो टॉपिक सेट की एक और चीज़ बताता हूँ इसको लेके, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आज आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया में गेहूं के रेट बढ़ गए, इंडियन एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ गई गेहूं की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि गेहूं की कमी हो गई। तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में गेहूं की कमी क्यों हो गई? क्योंकि यूक्रेन और रशिया में ये स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं। सेंट्रल एशिया काजाकिस्तान तरफ भी हैं, और ये जो रशिया है ना, यहाँ पे ये पूरा एरिया, यहाँ पर भी स्टेपीज ग्रासलैंड है, ठीक है। ये यूक्रेन आपका, ये यूक्रेन, यहाँ पर भी स्टेपीज ग्रासलैंड है। तो ये वाला, सॉरी, ये है यूक्रेन। तो यहाँ पर भी स्टेपीज ग्रासलैंड है। और मैंने क्या बोला? स्टेपीज ग्रासलैंड क्या है? व्हीट बोल, गेहूं का कटोरा है अपने अर्थ का। सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ होता है। तो अभी क्या हुआ, जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ तो ये सप्लाई चेन खत्म हो गई, यहाँ से आप ना गेहूं एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, और इनके पास तो सरप्लस है ही, तो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे ये लोग गेहूं का, तो यहाँ गेहूं की कमी हो गई। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि काजाकिस्तान तरफ वाले एरिया में स्टेपीज ग्रासलैंड है, ठीक है। स्टेपीज ग्रासलैंड में पहले आर्यंस रहते थे। फिर क्या हुआ भाई, आपने ये देखा होगा, आप क्या करोगे, अगर खेती पे खेती करते जाओगे एक एरिया में, तो ज़मीन उपजाऊ कम होती जाएगी, है ना, उसकी उपज कम होने लगेगी ज़मीन की। अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट फार्मिंग करोगे, उनके साथ भी यही हुआ। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल रीज़न, कि भाई इनडिस्क्रिमिनेट फार्मिंग के कारण वहाँ की जो लैंड था उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई या कम होने लगी तब। और आर्यंस जो थे वो यूजुअली क्या थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो यूजुअली चरवाहे थे, उसको पेस्ट्रोलिस्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लैंड, उनके पास भेड़ बकरियां रहती थी चराने के लिए। तो स्टेपीज ग्रासलैंड की मैंने बोला ना, ग्रासलैंड है, घास ही घास रहेगी, और ये घास बहुत उपजाऊ भी है और बहुत न्यूट्रिशियस भी है। तो वहाँ के ये चरवाहे जो रहते थे वो अपने भेड़ बकरियों को ये घास खिलाते थे, वो बढ़िया वो इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे यहाँ पे। पर क्या होगा भाई, जब आप एक्सेस में अगर आप ग्रेजिंग करवाओगे, ग्रेजिंग बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग, तो वो एरिया की फर्टिलिटी खत्म होने लगेगी, उस एरिया की उपज कम होने लगेगी और धीरे धीरे घास कम पड़ने लगेगी आपको। तो इसको क्या बोला, इकोलॉजिकल रीजंस। तो इस रीज़न के कारण ये जो स्टेपीज वाला एरिया है, सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया है, यहाँ से आर्यंस ने माइग्रेट करना शुरू करा, यहाँ से उनने चलना शुरू करा कि भाई यहाँ का तो अपन ने सारा जो न्यूट्रिशियस घास वगैरह थी वो सब हमने यूज़ कर ली, ठीक है, अब आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है अब इस समय। तो उन्होंने छोड़ना शुरू करा यहाँ से कि चलो भाई अब आगे चला जाए। तो क्या करा, आर्यंस के जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स में चले आर्यन। ऐसा नहीं है कि जैसे समझ लो यहाँ 1 लाख आर्यंस रह रहे हैं या 10,000 आर्यंस रह रहे हैं स्टेपीज एरिया में, तो 10,000 के 10,000 एक साथ उनने काफिला बनाया, अपना कारवा बनाया और भारत की तरफ चल दिए। ऐसा नहीं हुआ, वो गुच्छों में आए, पार्ट्स में आए, ठीक है, गुच्छों में आए, पार्ट्स में आए। इसलिए आप देखोगे आगे चल के कि आर्यंस की बहुत सारी ट्राइब्स बन गई। अगर एक साथ आते तो सिंगल ट्राइब मिलती है आपको, क्यों? क्योंकि पूरा एक बड़ा कारवा रहता, उनका एक लीडर रहता। ये गुच्छों में आए हैं। तो उन्होंने क्या सोचा
कि भाई यहाँ पे तो अपना काम अब बन नहीं रहा उनका, स्टेपीज में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे इस एरिया में, तो उन्होंने सोचा भाई धीरे धीरे अब यहाँ से निकला जाए। तो आर्यंस है ना, आर्यंस निकलना शुरू हुए और दो जगह गए वो। एक जगह वो गए यूरोप में, यहाँ से आ गए यूरोप में। ये वाला जो एरिया है ना, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। क्या है ये? यूरोप है। यूरोप में आपके जैसे कि ये देखो, ये स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये अलग अलग आपकी कंट्रीज आती हैं यूरोप में। तो सेंट्रल एशिया से निकल के एक ब्रांच जो थी आर्यंस की वो आ गई यूरोप में, ओके। और एक ब्रांच जो है वो आई इंडिया की तरफ, ठीक है। इंडिया की तरफ कैसे आई? देखो, इंडिया की तरफ आई वो, ये हो गया काजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। यहाँ से आई, ये हो गया टर्की, ये जो एरिया है टर्की। तो यहाँ से वो टर्की आए, ठीक। टर्की से वो ईरान आए, ईरान से वो आए अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। और यहाँ से वो खैबर और बोलन, दो पासेस हैं, उसके थ्रू पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया एंटर करे। ये हमारा इंडिया है, यहाँ एंटर करे, ठीक है। फिर से बताता हूँ उनका जो रूट था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि आर्यन के माइग्रेशन का रूट क्या था, या 3 मार्क्स में मेंस में ही पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। तो रूट मैं आपको फिर से बताता हूँ। रूट में मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया में रहते थे, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया से वो आए, मैंने बोला कहां पर? टर्की। इंडिया का रूट बता रहा हूं, इंडिया कैसे आए वो? टर्की आए, ठीक है। टर्की से आए वो कहां बताओ जल्दी? ईरान, ठीक है। यहां पे देख लो, ये टर्की, ठीक है। यहां से आए, ये हो गया ईरान। ईरान से कहां आए? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से ये दो पास हैं, एक है खैबर पास, और एक है बोलन पास। खैबर और बोलन पास के थ्रू ये पाकिस्तान एंटर करे, और पाकिस्तान और इंडिया, पहले एक ही था पाकिस्तान और इंडिया। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मैंने भी आपको पहले बोला, ये जो आज हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देख रहे हैं वो पहले नहीं होती थी, इसलिए हम टेंटेटिव बताते हैं। सेंट्रल एशिया में इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको ये भी बोल देता कि वो काजाकिस्तान से आए, या रशिया से आए, या उज्बेकिस्तान से आए, या तुर्कमेनिस्तान से आए। मैंने इसलिए एक ब्रॉड टर्म लिया कि सेंट्रल एशिया से आए हैं वो, ओके। तो रूट क्या हो गया? सेंट्रल एशिया से टर्की, टर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, फिर वाया खैबर एंड बोलान पास टू इंडिया, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? उनका रूट क्या था, माइग्रेशन का रूट? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आर्यंस के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया कि आर्यंस का माइग्रेशन क्या था। आर्यन का जो माइग्रेशन का रूट था वो हमने देख लिया, ठीक है। आर्यन के माइग्रेशन का रूट देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्यंस थे कौन। पहला क्वेश्चन तो ये था कि आर्यंस आए कहाँ से, उससे भी बड़ा क्वेश्चन, चलो ये तो हमने टैकल कर लिया कि आए कहाँ से, उससे भी बड़ा क्वेश्चन अब ये उठता है कि आर्यंस थे कौन। तो आप देखोगे कि जब भी कोई आर्यन की बात करता है ना, जैसे हिटलर ने भी बात करी आर्यंस की, तो हिटलर ने क्या बोला कि आर्यंस हम एक रेस हैं। हिटलर ने बोला वी आर द आर्यंस, वी आर द सुपीरियर रेस। हिटलर ने ये बोला कि वी आर द सुपीरियर रेस एंड वी आर हियर टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ओनली आर्यन इज एलिजिबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आर्यन इज बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड। आर्यन पैदा ही हुआ है दुनिया पर राज करने के लिए, हिटलर ने ये बोला। इसके अलावा जो जितने भी नॉन आर्यंस हैं वो इंफीरियर हैं, थर्ड क्लास हैं, उनको राज करने का कोई हक नहीं है।
वो सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। आर्यंस ने, हिटलर ने ये कह के जर्मन जो थे, और उसने बोला जर्मन जितने भी हैं, ठीक है, वो आर्यंस है। उसने बोल दिया कि जर्मन्स आप सब आर्यंस हो, जर्मन में जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं आप वो सब आर्यंस हो। उसके अलावा वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन पे आपको राज करना है, आप उन सब पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। ये बोल के उसने लोगों का दिमाग खराब करा, दिमाग डाइवर्ट करा, आप जो भी बोलोगे, ठीक है। और जो आपने होलोकॉस्ट नाम सुना होगा, जूस को जो उसने मारा था, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट किया। होलोकॉस्ट मतलब कि ये क्या करता था हिटलर, जो जूस थे, यहूदी, जूस मतलब यहूदी होते हैं जो इजराइल में है। इजराइल जो कंट्री है वो जूस की कंट्री है। आपने इजराइल का अगर नाम सुना हो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो इजराइल काफ़ी बार गए हैं, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, वो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो जूस है ना, ये अभी मेनली इजराइल में रहते हैं। तो इन जूस को उसने मारा था, हिटलर ने खोज खोज के मारा था, पूरे जर्मनी में ढूंढ ढूंढ के मारा था उसने। वो क्या करता था, इकट्ठे जूस को पकड़ता था और डिटेंशन कैंप, एक रेफ्यूजी कैंप टाइप के कैंप बनाता था वो, और वहाँ ले जाता था, और उसको, और वहाँ ले जाके उनको ना गैस चैम्बर्स थे, गैस चैम्बर्स, क्या थे, गैस चैम्बर्स। बहुत टॉक्सिक गैस रहती ना, बहुत टॉक्सिक। एक कमरा, पूरा एक कमरा बनाया उसने, अलग अलग कमरे बना रखे थे, और उसमें गैस छोड़ देता था, तो लोग दम घुट के मर जाते थे उन गैस से, अलग अलग गैस से। जैसे कि आपने, अगर कोई भोपाल के आसपास रहा हो, जब आप एमपी हो, तो आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना ही होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी यही हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, और जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी ना, तो आपने देखा था कितने लोग मरे थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मैं स्कूल में था, तो हम लोग ने ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे लैब में बनाई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बनाई थी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, और मैंने उसको हल्का सा स्मेल किया था, तो मेरा दिन भर सिर घूमता रहा था, एकदम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, और बहुत ही हल्का सा स्मेल करा था मैंने, तो मेरा दिन भर सिर चकराया था। तब मुझे लगा यार कि जो गैस ट्रेजेडी हुई होगी ना भोपाल में, तब लोगों की क्या हालत हुई होगी। लोग तड़प तड़प के मरे थे। बहुत पोटेंट टॉक्सिक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो सेम वो हिटलर भी यही करता था, गैस चैम्बर्स में जूस को मारता था, उसको होलोकॉस्ट बोला है आपने। तो आर्यंस की जो हिस्ट्री है बहुत ही इनफेमस कर दी है, किसने, हिटलर ने। क्या बोल के, हिटलर ने बोला, या आप विक्की डोनर मूवी वगैरह में भी देखोगे, तो उसने बोला आर्यन को रेस बोला, आर्यन को बोला कि आर्यंस एक रेस है, जो कि गलत है। ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर आप समझते हो, ये फेक न्यूज़ है, या ये फॉल्स न्यूज़ है, ये फेक चीज़ है। आर्यन एक रेशियल शब्द नहीं है। आर्यन रेशियल शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि आर्यंस जो है ना, आर्यंस के अंदर ही जो आर्यंस, जो अपने आप को आर्यंस कहलाते थे ना, या जिन लोगों को हम आर्यंस कहते थे, वो अलग अलग रेसेस के लोग थे। जैसे कि आपने नॉर्डिक सुना होगा, नॉर्डिक लोग, आप में से कुछ लोग हैं जो वाइकिंग्स वगैरह, जो हॉलीवुड के सीरियल्स देखते हैं, वाइकिंग्स आता है, वाइकिंग्स के बारे में जिनने सुना होगा, या आपने थॉर वगैरह को देखा होगा, थॉर, ठीक है, लोकी, तो ये थॉर लोकी नॉर्डिक लोग हैं। जो थॉर है ना, थॉर, वो नॉर्डिक गॉड है, इनका भगवान है नॉर्डिक लोगों का। जो वाइकिंग्स हैं वो नॉर्डिक रेस हैं, ठीक है, थॉर हुआ, लॉकी हुआ, ये नॉर्डिक गॉड्स हैं। तो आर्यंस के अंदर जो अलग अलग रेसेस थी, जैसे कि नॉर्डिक रेस हो गई, ठीक है, स्लोप्स हो गए, स्लोप्स हो गए, ठीक है, जर्मन्स हो गए। तो ये अलग अलग रेसेस थी, अलग अलग रेसेस को मिला के आर्यंस बने थे। तो आप ये बताओ मेरे को कि एक सिंपल आर्यंस के अंदर मैंने बोला कि अलग अलग रेस है, नॉर्डिक हो गई, स्लोवोक हो गए, ठीक है, जर्मन्स हो गए, तो फिर आर्यन को आप सिंगल रेस कैसे बोलोगे जब उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी रेसेस हैं मिला के बनी है? तो आर्यन एक रेशियल टर्म नहीं है। तो फिर आर्यन है क्या भाई? अगर रेशियल टर्म नहीं है तो आर्यन क्या है? तो आर्यन एक लिंग्विस्टिक टर्म है। लिंग्विस्टिक कौन सा टर्म है आर्यन? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब कि रिलेटेड टू लैंग्वेज। हमने आर्यंस किसको बोला है?
आर्यंस वो लोग थे जो एक कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, मतलब जो नॉर्डिक लोग हो गए, स्लोवोक्स हो गए, वो सब लोग अलग अलग रेसेस के हैं पर वो एक सिंगल लैंग्वेज बोल रहे हैं, और वो एक सिंगल लैंग्वेज है वो, और उस लैंग्वेज का नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, तो ये जो एक सिंगल लैंग्वेज बोल रहे हैं लोग, उनको हमने बोला है आर्यंस। ठीक है, मतलब आर्यंस कौन है? आर्यंस वो लोग हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। समानता क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है लोगों के बीच में? अलग अलग रेसेस तो है आर्यंस के अंदर, पर वो एक सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं, और जो सिंगल लैंग्वेज वो बोल रहे हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और उनको हमने बोला आर्यन। क्लियर है? जैसे कि आर्यंस को लोग मिसनोमर है, आर्यंस को लोग रेस समझते हैं ना, ऐसे काफी लोग जो है हमारे द्रविडियंस जो हैं, द्रविडियन को भी एक रेशियल टर्म समझते हो आप लोग। आप लोग क्या समझते हो? जितने भी साउथ इंडियन आप लोग, मतलब कि यूजुअली लोग क्या समझते हैं, जितने भी साउथ इंडियन लोग हैं वो द्रविडियन है। क्यों? क्योंकि वो एक रेस के हैं। यूजुअली साउथ इंडियन जो पीपल है, यूजुअली उनका कलर थोड़ा डार्क है, तो आपने जो डार्क कलर है, डार्क कलर को आपने क्या बोल दिया, एक अलग रेस बोल दिया, और बोल दिया कि वो द्रविडियन रेस है, जो भी एक मिसनोमर है। पता है, क्योंकि साउथ इंडियन में भी अलग अलग रेसेस हैं, पर द्रविडियन क्यों बोला उनको? क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है, वो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज है द्रविडियन लैंग्वेज, जो उस कॉमन लैंग्वेज को, मतलब द्रविडियन क्या है, द्रविडियन भी जैसे कि आर्यन एक लिंग्विस्टिक वर्ड है, द्रविडियन भी एक लिंग्विस्टिक वर्ड है। द्रविडियन क्या है? एक लिंग्विस्टिक, मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब द्रविडियन भी एक सिंगल रेस नहीं है। द्रविडियन उन लोगों को बोलते हैं हम जो एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। यूजुअली साउथ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, तो ये लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर आती है। तो जो लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये लैंग्वेज बोलते हैं, उनको हमने द्रविडियन लोग बोला है। ओके, तो ये भी एक रेशियल टर्म नहीं है, लैंग्वेज, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। अगर आप लैंग्वेज की स्टडी करोगे ना, तो आप पाओगे ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, ये क्लोजली रिलेटेड है और एक सिंगल सोर्स से ही डाइवर्सिफाई हुई हैं, इसलिए द्रविडियन बोला हमने, क्योंकि ओरिजिन कॉमन है। सेम थिंग गोज विद आर्यंस। आर्यंस के साथ भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं आर्यंस। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज आती हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज कौन सी आती हैं? इंडो जो पार्ट है उसमें आती है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत। और अदर यूरोपियन लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा। मतलब ये जो लोग इस टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, ये इनका ओरिजिन क्या है? सिंगल है। वो क्या है? इंडो यूरोपियन ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब शुरुआत। तो वो जो इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को, वो उनको बोलते हैं हम आर्यंस। तो आपको ये समझ में आ गया आर्यंस थे कौन? और आर्यंस को आप रेशियल कॉन्टेस्ट में कभी यूज मत करना। अगर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन आता है मेंस में, एमपीएससी मेंस में, कि हु आर द आर्यंस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आर्यंस आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज दैट वाज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो आर्यंस वर नथिंग बट द पीपल हु स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। 3 मार्कर में इतनी आएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो जैसे कि आर्यन, तो ये क्लियर हो गया, आर्यन एक रेशियल टर्म नहीं है, ये लिंग्विस्टिक टर्म है। वो है जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये एग्लोमरेशन ऑफ मैनी रेसेस, मतलब बहुत सारी रेसेस से मिलके बने आर्यंस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सब बताया मैंने आपको कि आर्यंस, उसके बाद अब माइग्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। माइग्रेशन स्टार्ट कैसे हुआ? स्टेपिस से स्टार्ट हुआ, अराउंड 1700 बीसी में स्टार्ट हुआ, और 1500 बीसी तक ये इंडिया आ गए थे। तो जब वो 1500 बीसी में इंडिया आए आर्यंस, तब से हमारी कौन सी एज स्टार्ट होती है?
वेरी गुड, ऋग वैदिक एज। जब वो आर्यंस इंडिया आ गए तो हमारी ऋग वैदिक एज स्टार्ट हुई। ओके, तो किसने दी थी ये थ्योरी? सेंट्रल एशिया से उनका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने क्या बोला? मैक्स मुलर थ्योरी ऑफ आर्यंस माइग्रेटिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अच्छा, आर्यंस के माइग्रेशन को लेके, आर्यंस का जो रूट है या आर्यंस कहाँ से आए, इसको लेके एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी, वो थी आर्यंस का ओरिजिन हुआ है आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक मतलब कि जैसे समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये आर्कटिक रीजन है। तो एक थ्योरी आई, उसने बोला कि आर्यंस आर्कटिक रीजन से माइग्रेट करे हैं, और ये किसने दी है? हमारे द ग्रेट बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? तिलक, हमारे एक महान फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। पर आगे चल के ये थ्योरी इनवैलिड प्रूफ होती है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है मैक्स मुलर की थ्योरी। ठीक है, जरा मैक्स मुलर के बारे में चर्चा की जाए, तो मैक्स मुलर के बारे में एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिलोलॉजिस्ट या इंडोलॉजिस्ट थे। ये बताता हूँ मैक्स मुलर ने क्या करा। मैक्स मुलर ने ये देखा फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, सबसे पहले इंडोलॉजिस्ट क्या होता है। मैक्स मुलर एक इंडोलॉजिस्ट थे, मतलब अगर मैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को स्टडी कर रहा हूँ, अगर मैंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करा, देन आई एम अ इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट मीन्स हु स्टडी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है वो है इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, और फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है अगर मैंने किसी दो लैंग्वेज के बीच की सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, उनका ओरिजिन, इन सब के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करा तो मैं फिलोलॉजिस्ट। क्लियर? इंडोलॉजिस्ट मतलब अगर आप इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हो, और अगर फिलोलॉजिस्ट मीन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू लैंग्वेज, या दो लैंग्वेज के बीच की सिमिलैरिटी को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप फिलोलॉजिस्ट। तो मैक्स मुलर ने क्या करा? मैक्स मुलर ने यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, इसको पढ़ा और संस्कृत को पढ़ा, और ये पाया कि दोनों लैंग्वेज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर दोनों लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज़ हैं तो इससे अगर लॉजिकल इन्फ्रेंस आप लगाओगे, लॉजिकली अगर आप सोचोगे कि अगर किसी दो चीज़ के बीच समानता अगर है तो मतलब उनकी शुरुआत कहीं एक जगह से हुई होगी। भाई ये संस्कृत है और ये इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का शब्द जैसे कि मदर, मदर को आपने संस्कृत में बोला मात्रो, मात्रो, फादर पित्रो, तो उसने ये देखा कि ये दो लैंग्वेज के बीच में काफ़ी, ये शब्दों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर इनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं तो इससे आप ये इन्फ्रेंस लगा सकते हो कि इनका एक ओरिजिन कॉमन ओरिजिन रहा होगा। भाई कॉमन ओरिजिन, इनकी शुरुआत कॉमन हुई होगी, तभी इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है। अगर कोई कॉमन इनके बीच में अगर कोई समानता नहीं होती तो सिमिलैरिटीज़ भी नहीं होती। तो इस बेसिस पे मैक्स मुलर ने ये बोला कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर हुए हैं, और वो गए कहाँ पर? एक उनकी ब्रांच आई इंडिया में, और उन्होंने संस्कृत डेवलप करी। आर्यंस चलना स्टार्ट करे सेंट्रल एशिया से, और एक ब्रांच आई इंडिया, और उन्होंने संस्कृत को डेवलप करा, और एक ब्रांच चली गई यूरोप, और उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा, ये सारी लैंग्वेज को डेवलप करा, क्योंकि इन दोनों लैंग्वेज के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है। इस बेसिस पे उन्होंने ये बोला, और आज भी हम इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये बता दिया है। तो आर्यंस को लेके ये वाली बात तो क्लियर है आई थिंक। अब इसके आगे का जो है ना ऋग्वेद को लेके, कि भाई आर्यंस ने ऋग्वेद को कंपोज करा। आज का टाइम हो गया है, ये कल पढ़ते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। अब जो हमारे वेदास हैं, वेदास की शुरुआत कैसे हुई और डिफरेंट वेदा क्या थे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।